एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। हम सॉल्व कर रहे थे आपकी पिछली बार जो परीक्षा हुई थी एस्टेट का, उसका हम सॉल्व कर रहे हैं आपका पीवाईक्यू। अभी तक आपको ये समझ में आ चुका होगा कि पीवाईक्यू, जिसको आप बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो कितने आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। भले ही आप मॉक टेस्ट लगाएं ना लगाएं, लेकिन आप पीवाईक्यू जरूर लगाएं। इस बात का आपको क्या रखना है, इस बात का आपको स्मरण रखना है। जितनी बार जितने अच्छे तरीके से आप पीवाईक्यूज लगाएंगे, उसमें आपका फायदा होगा। अगर मान के चलिए एक सवाल भी आपका रिपीट होता है, तो उस सवाल के लिए आपको किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आपका जो सवाल है क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। और इस बार एस्टेट के अंदर भी आपको काफी तादाद में इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे हम। इनमें से कौन सा एडीएचडी का लक्षण नहीं है? आवेग, ठीक है, ध्यानहीनता, चंचलता और हकलाना। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके अटेंशन, यानी कि आपका जो अवधान है, डेफिसिट। ठीक है, अटेंशन कम है और क्या है, एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ये जो है एडीएचडी है, इसके अंदर क्या क्या होता है, आपका आवेग भी होते हैं, ध्यानहीनता होती है, नाम से ही समझ में आ रहा है, अटेंशन डेफिसिट, और चंचलता भी होती है, हाइपर एक्टिविटी की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार से हकलाने की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वहां पर, ये जो है इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। इसका आप इसको ध्यान रखेंगे कि इनमें से देखिए क्या पूछ रहे हैं, कौन सा एडीएचडी का लक्षण नहीं है। तो आपको क्या नोट करना है? आवेग इसका लक्षण है, ध्यानहीनता इसका लक्षण है, और इसी के साथ साथ चंचलता जो है वो भी इसका एक लक्षण है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल क्या बोलता है? अगला सवाल बोल रहा है, निम्नलिखित में से आचरण विकार की कौन सी विशेषता है? ठीक है, आचरण विकार क्या होता है उसकी बात पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी विशेषता है? हिंसक या आक्रामक व्यवहार, लोगों या जानवरों के प्रति जानबूझकर क्रूरता, तोड़फोड़ या संपत्ति को नुकसान, और उपरोक्त सभी। आपको क्या बताया गया है कि जब भी आपके पास क्या हो, जब भी आपके पास उपरोक्त सभी हो, तो हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में एस्टेट के अंदर क्या होंगे, आपका ये जो उत्तर है ये क्या होगा, ये आपका करेक्ट होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, लेकिन उसके लिए भी आपको क्या रहना है, आपको अलर्ट रहना है कि हो सकता है भविष्य में जो है आपको नॉर्मलाइजेशन की जो तकनीक है वहां पे जाके आपको जो है इसका सामना करना पड़े। तो इसलिए आप जो भी गैस लगाएंगे वो कैसा लगाएं, वो आप यहाँ पर एजुकेटेड गैस लगाएं। ठीक है, केवल तुक्के तड़ाके में आप अपने आंसर्स वहां पर मार्क ना कर दें, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंड इसके साथ साथ एक और चीज यहाँ पे, कि यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहे हैं? यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे आचरण विकार के बारे में। ठीक है, तो आचरण विकार की कौन कौन सी विशेषता है? ये भी है, ये भी है, ये भी है, उपरोक्त सभी, ये इसका आंसर होना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पे नीचे आप लोग के लिए आंसर क्या दिया हुआ है? आंसर दिया हुआ है आप लोग के लिए उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सभी जो है ये क्या है? आचरण विकार। आचरण मतलब क्या होता है? जिस प्रकार से आप बिहेव करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आपका आचरण है ना, बोलते हैं इसको खराब बिहेवियर है, व्यवहार, या फिर उसका आचरण जो है ना, मॉरलिटी जो है उसकी प्रॉपरली नहीं है, आचरण में जो है खराब आचरण है ना, सदाचार नहीं है। ठीक है, तो वो जो विकार है, वो जो डिसऑर्डर है, उसमें क्या होगा? हिंसक या आक्रामक व्यवहार, दूसरों को आप क्या करेंगे? नुकसान पहुंचाएंगे, है ना। लोगों और जानवरों के प्रति जानबूझकर क्रूरता, आप देख रहे हैं रास्ते में एक डॉग चल रहा है, एक कैट जा रही है, उसको आप बिना वजह मार रहे हैं। और फिर तोड़फोड़ या संपत्ति को नुकसान, आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं जो रेल में या फिर टेल में या फिर कहीं ट्रांसपोर्ट वगैरह में देखिए बिना वजह जो है नुकसान वगैरह पहुंचाते हैं। वो सब किसका शिकार है? वो सब है आपके आचरण विकार का शिकार, यानी कि आपके जो डिसऑर्डर है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 43। सवाल नंबर 43 हमसे क्या कहता है? जब कोई व्यक्ति, एक पर्सन है, किससे होता है? बॉडी डिस्मॉर्फिक विकार, बॉडी डिस्मॉर्फिक विकार यानी बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर से पीड़ित होता है, तो उसके लक्षणों में क्या शामिल है? अगर आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? आपको इस बॉडी डिस्मॉर्फिक के बारे में आपको पढ़ के जाना होगा। ठीक है, पढ़ के जाना होगा, और उसी के साथ साथ ऐसे जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं आपके सामने, उन सभी को आपको पढ़ के जाना होगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, आप इस बात की इंपॉर्टेंस को, इस बात की महत्वता को आप समझें। ठीक है, अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं ये सब तो बहुत अच्छी बात है, आप इस सबको पढ़ के जाइए। आपको बताया जा रहा है करना क्या है, लेकिन करना तो ये सब सारी जो चीजें हैं ये आप ही को होंगी। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं आप ये सब नहीं कर सकते, तो क्या कर लीजिए, आप जो है हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको बताया जा रहा है क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो मत कीजिए। ठीक है, लेकिन अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जब कोई व्यक्ति बॉडी डिस्मॉर्फिक विकार से पीड़ित होता है तो उसके लक्षणों में शामिल है अनावश्यक आक्रामक प्रक्रियाएं अपनाना, अपनी उपस्थिति में काल्पनिक या मामूली शारीरिक दोषों के बारे में
जुनूनी रूप से चिंतित होना, निराशा की भावना या फिर उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर देखिए ये जो सवाल है, सवाल नंबर 43, इसने आपको क्या कर दिया, आपको घुमा दिया। जिसने भी इसका डी आंसर किया होगा उसका आंसर गलत हो गया। क्यों? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सही आंसर, अपनी उपस्थिति में काल्पनिक या मामूलिक शारीरिक दोषों के बारे में जुनूनी रूप से चिंतित होना, यानी कुछ चीज अगर नहीं है तो भी उसके बारे में क्या हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक विकार। ठीक है, जिस प्रकार से आप लोग क्या होते हैं, आप लोग चिंतित होते हैं किसको लेके, अपनी परीक्षा को लेके। वास्तविकता में कुछ होता नहीं है, लेकिन आप जो है परेशान होते रहते हैं। जो चीजें पढ़नी है आपको बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप जो है इसको एक बड़ा चीज मान के आप जो है इसके पीछे परेशान यहाँ पर होते रहते हैं। ठीक है, ये हम बात करेंगे जब पढ़ाएंगे आपको अंदर, जब कोई व्यक्ति बॉडी डिस्मॉर्फिक, तो बॉडी डिस्मॉर्फिया क्या होता है वो सब जो है देखिए आपकी जो एस्टेट में है, इतना सब कुछ पूछ रहे हैं क्लिनिकल से। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, नैदानिक से क्लिनिकल में जितना एस्टेट में पूछ लिया है, पीजीटी के दोनों पेपर में मिला के शायद उन्होंने इतना नहीं पूछा। 2.0 में थोड़ा सा पूछा है, लेकिन उतना नहीं पूछा जितना ये यहाँ पे पूछ रहे हैं डिटेल में। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, ओके। अब देखिए अगला सवाल, देखिए अगेन आ गया आपका कहाँ से, आपका आ चुका है डीएसएम से। ठीक है, डीएसएम क्या है, डीएसएम की बात करें आपका। ठीक है, डीएसएम में रूपांतरण विकार को शामिल करने से पहले इसे मनोगतिकी में, साइकोडायनेमिक में लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसकी किसकी बात कर रहे हैं, रूपांतरण विकार, हिस्टीरिया, हिस्ट्रियोनिक्स, मानसिक पक्षाघात या फिर दमन। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे रूपांतरण विकार क्या होगा, और ये इसको हम पहले क्या बोलते थे, पहले इसको हम बोलते थे आपका हिस्टेरिया। ठीक है, गाने भी आते हैं कई सारे इसके ऊपर। ठीक है, तो आज आप देखेंगे DSM-4 में इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रूपांतरण विकार, यानी कि आपका कन्वर्जन डिसऑर्डर। ऑलराइट, ओके। अब देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 45। तो अब देखिए आपको जो है यहाँ पे क्या मिलेगा देखने, अब आपको यहाँ पर जो देखने मिलने वाला है वो क्या है, वो है आपकी अगेन क्या स्टार्ट हो जाएगी, आपकी एनसीईआरटी। अगेन आपने 5-6 सवाल देखे जो आपके एनसीईआरटी से नहीं थे, लेकिन ये वाला सवाल देखिए अगेन कहाँ से आता है, आपके एनसीईआरटी से आता है। ठीक है, तो जो लोग इस मिथ्या में है कि एनसीईआरटी से हम नहीं पढ़ेंगे और बाकी सारी चीजें पढ़ लेंगे हम, है ना, साइकोलॉजी में एकदम जो है टक्कर दे देंगे कार्ल रॉजर्स को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करिए, ऐसा नहीं होने वाला। आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी होगी अच्छे से। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहे हैं, तीव्र मानसिक दुर्बलता के स्तर में व्यक्ति की बुद्धि लब्धि होती है। आईक्यू क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, 52 से 60, 20 से 35, 36 से 51, 60 से 70। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तीव्र मानसिक दुर्बलता है। ठीक है, यानी कि बहुत ही नीचे यहाँ पे उपस्थित है। और यहाँ पे कितना होगा, सबसे कम कौन सा दिख रहा है आपको, 20 से 35 तक वाला आपको यहाँ पर दिख रहा है। इस बार तीव्र पूछ लिया है, हो सकता है अगली बार उच्च पूछ ले आपसे, 145 प्लस आपको भेज दे, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर रेडी रहना है। अब देखते हैं अगला सवाल। यहाँ देखिए अगेन, आश्रित मंदता निम्नांकित में से किसे कहा जाता है, अल्प मानसिक मंदता, साधारण मानसिक मंदता, तीव्र मानसिक मंदता या फिर गंभीर मानसिक मंदता, है ना। आश्रित मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे आप यहाँ पर डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। डिपेंडेंट होने के केस में क्या बोल रहे हैं, इसको यहाँ पर गंभीर मानसिक मंदता की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या है, गंभीर रूप से आप जो है मेंटली रिटार्डेड आप हैं यहाँ पर। ठीक है, सवाल नंबर 46 के अंदर तो देखिए अगेन आईक्यू से, आपके इंटेलिजेंस चैप्टर से अगेन सवाल पूछा गया है। ठीक है, लेकिन हम तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, हम तो जो है एकदम टॉपर बन जाएंगे। अब अगला देखिए यहाँ पर अगला सवाल क्या पूछ रहे हैं, अगला सवाल पूछ रहे हैं आपसे, न्यूरॉन के कोशिका शरीर को इस रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आपको दिखाया हुआ है न्यूरॉन किस प्रकार से होता है, नहीं दिखाया हुआ है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। न्यूरॉन की कोशिका शरीर को इस रूप में जाना जाता है, सोमा, तंत्रिकाक्ष, डेंड्राइट या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सोमा। सोमा का मतलब ध्यान दीजिएगा, सोमा का मतलब क्या होता है, सोमा का मतलब ही होता है बॉडी, यानी कि काय। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझिए, आपने ये तो सुना होगा ना, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि कायिक तंत्रिका तंत्र। ठीक है, जबकि बॉडी की काया की बात करता है, सेम वही आपके न्यूरॉन के कोशिका शरीर को इस रूप में जाना जाता है। तो ये न्यूरॉन है, इसकी जो सेल है, इसकी शरीर को किस रूप में जानते हैं, हम सोमा के रूप में जानते हैं। अब देखिए सवाल एस्टेट का है, तो थोड़ा सा सवाल इन्होंने फ्रेम प्रॉपरली किया नहीं है, बट ठीक है, इन सब में सबसे सुटेबल आंसर कौन सा है, आपका सोमा का, सोमा ही है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो होती है, ये क्या है, ये आपकी तंत्रिकाक्ष नहीं है, ये आपकी क्या है, ये आपकी डेंड्राइट होती है। तंत्रिकाक्ष क्या होती है, आपकी ये वाली। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर यहाँ आपको मिलता है, लेकिन जो बॉडी होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं आपके सोमा के नाम से। ठीक है, सोमा आपने देखा है, ये कहाँ से लिया गया है, आपके एनसीईआरटी से लिया गया है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है बना के डायग्राम। अब देखते हैं अगला सवाल क्या पूछ रहे हैं। देखिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, अच्छा ये देखिए यहाँ तक इन्होंने इतना डीप में पूछ लिया है आपसे एस्टेट के अंदर। ठीक है, आपसे एस्टेट के अंदर इतना डीप में पूछ लिया है, लेकिन ये वो बीपीएससी पीजीटी में आपसे नहीं पूछ पाए, तो आपको ध्यान देना है। हो सकता है ये सवाल आपको पीजीटी 3.0 के अंदर देखने को मिल भी जाए।
मल्टीपल स्क्लेरोसिस में न्यूरॉन के किस हिस्से के क्षतिग्रस्त होने से तंत्रिका संचरण धीमा हो जाता है? अब ये समझने के लिए इसका सही उत्तर क्या होगा, या तो आपने क्या पढ़ा हो, या आपने काफी अच्छे से बायोसाइकोलॉजी जैव मनोविज्ञान जो है वो पढ़ा हो, नहीं तो फिर आपको मालूम होना चाहिए एमएस क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, सीएनएस में कैसे होता है, पीएनएस में क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं इनसे, मतलब कौन कौन सी जो है विक्षुब्धता आती है वहां पे, फिर न्यूरॉन के किस हिस्से में होता है, फिर क्षतिग्रस्त होने से तंत्रिका संचरण यानी कि जो न्यूरो ट्रांसमिशन है धीमा हो जाता है, क्यों होता है, वो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं सवाल नंबर 48 के अंदर। ठीक है, और इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका आपका सेल बॉडी में देखिए नहीं होता मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तंत्रिका कक्ष में नहीं होता आपका डेंड्राइट नहीं, ये क्या होता है आपके माइलिन आवरण, जिसको आप क्या किस नाम से जानते हैं? आप जानते हैं माइलिन शीथ के नाम से, यानी कि आप जानते हैं इसको धवल मज्जा छत के नाम से। ठीक है, धवल मज्जा छत के नाम से आप इसको जानते हैं। ये जो है ये क्या हो जाता है, ये जब डैमेज हो जाएगा तो क्या होता है, ये जब डैमेज हो जाएगा तो आपको जो है जो चीज प्रश्न में पूछी जा रही है वो क्या हो जाएगा, वो स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही इसको डैमेज पहुंचेगा क्या होगा, आपका वो जो तंत्रिका संचारण है वो धीमा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में मालूम करना है, न्यूरॉन के किस हिस्से में होता है, कैसे दिखता है, वो सब चीजें आपको यहाँ पर प्राप्त करनी है। ऑलराइट, ओके, अब देखते हैं अगला सवाल जो है, यह पहचाना जाने वाला पहला न्यूरोट्रांसमीटर था, यह है एसिटिलकोलाइन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, हिस्टामाइन। देखिए आपके जो है यहाँ क्या पूछ लिया आपसे, न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पूछ लिया है, तंत्रिका संचारक के बारे में पूछ लिया है, तो ये तो आपको पढ़ना होगा अच्छे से, है ना, ये तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ये भी कहाँ दिया है, ये आपके एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है आपके, है ना, ये आपके जो है आपको जो बोल रहे हैं बीए ऑनर्स स्तर का, या लास्ट टाइम जो सिलेबस दिया था, है ना, वहां के सवाल हैं आपके ये। सबसे पहले किसको पहचाना गया था, सबसे पहले आपका जो है एसिटिलकोलाइन को यहाँ पर पहचाना गया था। ठीक है, ओके, अब आपको ये मालूम करना है कि आपके सेरोटोनिन क्या काम करता है, डोपामीन क्या काम करता है, हिस्टामाइन क्या काम करता है, ताकि आगे पीजीटी के अंदर आपको इजीली सारी चीजें मिल जाए। ठीक है, इसका आप यहाँ पर ध्यान रखें। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 50 क्या बोलता है। सवाल नंबर 50 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन दोनों के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है जो एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है और एक अंतःस्राव यानी कि एक हार्मोन भी है। ठीक है, हार्मोन क्या होता है, देखिए हार्मोन को जाने के लिए क्या चाहिए, वो आपके रक्त में मिल जाता है, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर के लिए क्या चाहिए, एक न्यूरॉन से दूसरी मसल सेल चाहिए, या फिर इस प्रकार से दूसरा न्यूरॉन चाहिए, तभी जो है इसका संचारण वहां से प्रॉपरली हो पाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन दोनों के रूप में कार्य करता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, यहाँ पे ऑप्शंस है आपके पास, यहाँ पर एसिटिलकोलाइन, सेरोटोनिन, फिर आपके पास है यहाँ पे एड्रेनलिन, और उसके बाद आपके पास है एंडोर्फिन। ठीक है, तो अभी तो आपने ये जाना कि ये एसिटिलकोलिन जो है, ठीक है, एसिटिलकोलिन जो है आपका ये क्या है, ये सबसे पहला न्यूरोट्रांसमीटर था जिसको पहचाना गया था। ठीक है, पहले बोला गया था केवल यही न्यूरोट्रांसमीटर है जो होता है, बाद में उनको धीरे धीरे हर जगह हर चीजें मिली। फिर देखिए सेरोटोनिन की बात करते हैं, एड्रेनलिन और एंडोर्फिन। ठीक है, तो एंडोर्फिन नहीं है, सेरोटोनिन नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या है आपका एड्रेनलिन। ठीक है, जो आपका फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जब आप होते हैं तब जो बात करता है वो यहाँ पे होता है। अब इसी के साथ देखिए आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो एड्रेनलिन है इसी को आप किस नाम से जानते हैं, एपिनफ्राइन एंड नॉरएपिनफ्राइन, सेम बस अलग सा नाम है यहाँ पे। ठीक है, एपिनफ्राइन को आप एड्रेनलिन के नाम से जानते हैं और नॉरएपिनफ्राइन को आप किसके नाम से जानेंगे, आप जानेंगे यहाँ पे नॉरएपिनफ्राइन के नाम से। ठीक है, ओके, ये है इसका आंसर। एड्रेनलिन जो है ये क्या है, ये एक आपका न्यूरोट्रांसमीटर भी है, और ये क्या है, ये एक आपका क्या बताया था अभी, वो भी है आपका हार्मोन भी है। ठीक है, तो ये देखिए ये यहाँ से इस प्रकार से भी जा सकता है, और यहाँ से आपके ग्रंथि से छूट के भी जो है आपके सीधे चला जाएगा। अब आपको ये मालूम करना है कि यहाँ पे जो एड्रेनलिन है कौन सी ग्रंथि से छूटेगा, चलिए बताइएगा नीचे आप इसको कमेंट करके, पिट्यूटरी से छूटेगा, पीनियल से छूटेगा, या फिर ये जो है आपके थायराइड से छूटेगा, या फिर ये आपके इनमें से किसी नहीं, नन ऑफ द अबव। ठीक है, ये आपका सवाल है कि ये कहाँ से छूटता है एड्रेनलिन, अगर हम ग्रंथि की बात कर रहे हैं कौन सी ग्रंथि से छूटता है, पिट्यूटरी ऑप्शन है, पिनियल ऑप्शन है, थायराइड ऑप्शन है, और आपका जो है नन ऑफ द अबव इसका ऑप्शन है। ठीक है, जो भी सही आंसर है आप इसको यहाँ पर नीचे कमेंट कर सकते हैं, एंड जो है आप भी मालूम करें एंड दूसरों को भी मालूम करवाएं कि आपके पास कितना ज्ञान है। ऑलराइट, ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। हमने कवर कर लिए यहाँ तक 50 सवाल आपके। ठीक है, और अगले वीडियो में बात करेंगे हम इन्हीं के आगे, इन्हीं 50 सवालों के आगे हम बात करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो इसी के साथ आपका ये एस्टेट के 50 सवाल हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिए हैं। आगे आने वाली अपकमिंग वीडियोस में ऐसे ही हम एस्टेट के और 50 सवाल कवर कर लेंगे, तो इनको आप अच्छे से पढ़ के जाएं, अपनी परीक्षा के पूर्व जो आपको बताया जा रहा है उसको आप फॉलो करें, एंड अगर कुछ भी समस्या वगैरह आ रही है तो आप जो है अच्छे से जो है आपको बताई गई हैं चीज़ें
उनको पढ़ें। एंड फिर भी अगर समस्या आ रही है, आपको लगता है कि नहीं आपको अच्छे से करना है, तो आप जो हमारा कॉम्बो कोर्स है पीजीटी प्लस एस्टेट, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप डेफिनेटली आप जो है दोनों परीक्षा पास करने के सामर्थ्य रखना शुरू कर देंगे, लेकिन धीरे-धीरे, है ना? एक दिन में एकदम से नहीं होगा, ठीक है? आपको यहाँ पे पहले एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी, है ना? स्लोली एंड स्टेडीली, तो उसको आप फॉलो करें, ठीक है? अगर आपको लगता है कि हाँ, जो बताया जाएगा उसको आप प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे, तो ही इसको ज्वाइन करिए, अदरवाइज़ आप समय खराब ना करें अपना भी और दूसरों का भी, ठीक है? तो पीजीटी और एस्टेट का कॉम्बो कोर्स है यहाँ पे आपको ₹399 के अंदर, ठीक है? ये आपको मिल जाएगा और इसकी जो वैधता है वो कब तक रहेगी? वो रहेगी आपके पीजीटी एग्ज़ाम दिन तक, ठीक है? इसको जो भी अच्छे से कर लेगा उसका डेफ़िनेटली आपकी सीट कन्फर्म हो जाएगी, ठीक है? जो भी इसको अच्छे से कर लेगा फॉलो, डेफ़िनेटली वो सीट उसकी पक्की हो जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखें क्योंकि कॉम्पिटिशन जो है वहाँ पर बढ़ने वाला है, तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए अच्छे से, है ना? डीप में सब नॉलेज रखना होगा आपको एज़ कम्पेयर टू, मतलब पीजीटी के लिए आपको जितना चाहिए, एसटीडी के लिए आपको जितना चाहिए, है ना? वो सारा करेंगे आप तो आपका ऑटोमेटिकली काफ़ी आसान तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है? पूरी चीज़ें क्या कैसे पढ़नी है वो आपको दे दिया जाएगा। उसको बस आपको क्या करना है, मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज़ करना है। जो बताया जा रहा है केवल उसको चुपचाप आपको फॉलो बस करना है, उसको पढ़ते जाना है, ठीक है? एंड देन जो आगे की आपकी जो रास्ता है पीजीटी की, वो वहाँ पे आपकी सीट एक बुक हो जाएगी, ठीक है? बस ये जो आपको दिया जाएगा इनको आप प्रॉपर्ली फॉलो करें बिना किसी इफ्स एंड बट्स के, ठीक है? तो फिर आपके लिए काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। अदरवाइज़ जो है आप फिर अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर ये कैंसल आउट भी हो सकता है, ठीक है? आप आरएसी में चले जाएँगे और आपकी टिकट यहाँ पे कैंसल भी हो सकती है, ठीक है? तो अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो उसी लिए करिए कि जो भी दिया जाएगा आप उसको फॉलो करेंगे एंड नहीं करेंगे तो इसमें आपका नुकसान होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। ज्वाइन करने के लिए नीचे नीचे आपको स्टेप्स दिए गए हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करें। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड जो भी लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं उसको आप ऑटोमेटिकली उनको देखते जाएँ एंड बाकी सारी चीज़ों में आपके इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, लेकिन धीरे-धीरे, स्लोली एंड स्टेडीली। एक दिन में आप सोचिए कि बस ज्वाइन कर लिया हमने और हम एकदम बादशाह बन जाएँगे, तो आप जो है आत्मविश्वास है आपको, लेकिन किस चीज़ का वो आप पुराने वीडियोज़ में देख सकते हैं, वहाँ बताया हुआ है। ऐसा नहीं होने वाला, आपको धीरे-धीरे ही सारी चीज़ें आपको बनना शुरू होंगी, है ना? बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ना होगा, एकदम कोई हवाई जादुई मैजिकल थिंकिंग नहीं होगी। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो ही जॉइन करें। अगर आप सोचें कि आप 2 दिन में आप जो है एकदम पीजीटी क्लियर कर लेंगे तो ये संभव नहीं होगा, ठीक है? आपको स्लो स्लो चलना होगा, तब जाके आगे जाके आप जो है अच्छे से स्पीड पकड़ पाएँगे। ऑलराइट? ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं। दूसरों के साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको पसंद आ जाए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर इसको अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए एंड ये तो कर ही लिया होगा। धन्यवाद।